अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज़ कैपिटल। आज की वीडियो जो एक एजुकेशनल वीडियो है और इसको हम नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मैं आज एक थ्योरी जो है उसको डिस्कस करूंगा जो कि एक कैनेडियन स्कॉलर जो है जिसका नाम जीन पॉल रॉड्रिक है। उसने ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में पीएचडी की हुई है, लेकिन वो ज़्यादा मशहूर अपनी एक इकोनॉमिक बबल थ्योरी की वजह से। आज हम उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसको करंट एनआरएल के सिनेरियो के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि एनआरएल की जो प्राइस जो एकदम ऊपर शूट कर गई है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लोग थोड़े डर रहे हैं, कुछ स्केप्टिक हैं कि प्राइस बढ़ रही है, शायद फ़ौरन नीचे गिर जाए, क्या होगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है और इसकी एक सेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपको सबको पता है कि मार्केट जो है वो एक साइकिल में मूव करती है। इसमें जब आप देखें कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रही होती है तो तमाम एसेट की प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। ऊपर एक टाइम आता है जहाँ पे आके पैराडाइम शिफ्ट होता है, फिर प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। फिर एक अरसे के बाद दोबारा प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं। तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल है। जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रही होती है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एसेट की प्राइसेस बढ़ती हैं, उसके साथ फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है और डिमांड भी ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो किसी नई इनोवेशन की वजह से हो सकती है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से हो सकती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इसको अफेक्ट करती हैं। अगर वो अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट हो तो बिजनेस ग्रो करता है, आपकी जीडीपी बढ़ती है, तो एक एक्सपेंशन में होती है मार्केट में। फिर दोबारा जब इसमें करेक्शन शुरू होती है तो फिर प्राइसेस नीचे आती हैं, आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपका इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर एसेट प्राइसेस नीचे फॉल करती हैं, फिर दोबारा ऊपर जाती हैं। तो एक साइकिल में ये मूव करता रहता है। इसके अगर रिसेंट एग्जांपल लें तो 2017 में केएससी जो है वो बिल्कुल टॉप पे था, उसके बाद करेक्शन शुरू हुई और अभी नीचे कोविड के बाद बॉटम बना के अब दोबारा मार्केट जो है हाई की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, अब चलते हैं उस थियरी की तरफ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। इस थ्योरी के मुताबिक जीन पॉल रॉड्रिक ने किसी भी एसेट प्राइस को 4 फेजेस में तकसीम किया है। पहला फेज़ होता है स्टेल्थ फेज़, फिर अवेयरनेस फेज़, फिर मैनिया फेज़ और फिर ब्लो ऑफ फेज़। तो इस थ्योरी के मुताबिक इसके एक्स एक्सेस पे टाइम है और वाई एक्सेस पे इसकी वैल्यू है, और फिर उस एसेट की चार्ट में आप एक अपवर्ड मूव देखते हैं। जो वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसमें एक अपवर्ड मूव आती है। अच्छा, पहला जो स्टेल्थ फेज़ है उसमें स्मार्ट मनी एक्टिव होती है, जिसमें वो लोग जिनकी ज़्यादा इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है और उनको ओवरऑल एसेट के बारे में पता भी है और इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपनी यहाँ पे साइजेबल पोजीशंस लेते रहते हैं शुरू में, और आहिस्ता आहिस्ता प्राइस जो है ऊपर करीब करती रहती है। जो ही उसमें अवेयरनेस बढ़ती है वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है। उनको पता चलता है कि इसमें इकोनॉमिक आउटलुक जो है अच्छी है, तो इंस्टीट्यूशन उसमें बाय करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि थोड़ी प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है जब इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो जाता है। इससे पहले भी कई इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अक्सर वो लोग अपनी साइजेबल पोजीशंस लेते रहते हैं, लेकिन लोगों को इतना उस वक्त अवेयरनेस नहीं होती उस स्टॉक के बारे में। लेकिन स्मार्ट मनी को चूँकि उनकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की अच्छी होती है, आउटलुक के बारे में उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और उनको रिलेटिव इंडस्ट्री एसेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे इन्वेस्टमेंट अपनी करते रहते हैं और अपनी पोजीशंस जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर मार्केट में आ जाते हैं इस अवेयरनेस फेज में, तो फिर यहाँ पे मजीद बाइंग होती है और फिर प्राइस जो है तेज़ी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है, और प्राइस जब एक खास लेवल तक चली जाती है तो वहाँ से एक पहला सेल ऑफ शुरू हो जाता है। इस सेल ऑफ में कई इंस्टीट्यूशंस भी बाहर आ जाते हैं, अक्सर इंडिविजुअल्स जो हैं वो शेक आउट हो जाते हैं, और कई वो लोग जो एसेट को इस लेवल पे शॉर्ट सेल करते हैं वो बेयर ट्रैप में फंस जाते हैं कि उनके ऊपर स्टॉप लॉसेस अगर नहीं होते तो वो इस बेयर ट्रैप में यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। और इस अवेयरनेस फेज़ के बाद आगे शुरू हो जाता है मैनिया फेज़। अगर आप देखें तो इस पूरी टाइम लाइन में स्टेल्थ फेज़ से लेकर आखिर तक प्राइस जो है वो अपने मीन के ऊपर रहती है। तो अगर हम इसको स्टॉक्स की लैंग्वेज में बात करें तो ये मीन आपका 20 डे मूविंग एवरेज बनता है, तो प्राइस इससे ऊपर रहती है 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर। तो जब फर्स्ट सेल ऑफ होता है प्राइस जो आगे 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करती है, फिर यहाँ से रिवर्स होती है। लेकिन जो फर्स्ट सेल ऑफ में यहाँ से इंडिविजुअल्स जो हैं वो शेक आउट हो जाते हैं। कई लोगों ने जो इस लेवल से बाय किया होता है या पहले से बाय किया होता है, अक्सर जो है वहाँ से सेल ऑफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ह्यूमन साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। ये जो स्मार्ट मनी होती है उसको तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि प्राइस किस तरफ जा रही है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी जो होता है उनको भी अंदाज़ा होता है कि प्राइस किस तरफ जा रही है, लेकिन जो इंडिविजुअल इस लेवल पे बाय करता है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, दे बुक द प्रॉफिट्स। अगर जब तक कि आपका एक प्रॉपर आउटलुक ना हो फ्यूचर के बारे में बेस्ड ऑन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, तो लोग अक्सर यहाँ पे सेल कर देते हैं, और जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं बगैर विदाउट स्टॉप लॉसेस वो यहाँ बेयर ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि एसेट प्राइसेस फौरन ऊपर चली जाती हैं। अच्छा, फर्स्ट सेल ऑफ के बाद जब ये मैनिया फेज शुरू होता है तो उसमें ना सिर्फ अवेयरनेस ज़्यादा होती है बल्कि मीडिया अटेंशन भी मिलती है। जैसे आपने एनआरएल को देखा होगा, उसकी खबरें आ रही हैं कि एनआरएल ने एक बहुत हाई बनाया और तेज़ी से प्राइस ऊपर जा रही है, तो जो मीडिया अटेंशन उसको मिलती है फिर इसमें इंथुजियाज्म बढ़ जाता है, इंस्टीट्यूट्स का इंथुजियाज्म बढ़ जाता है,
और ये जो स्मार्ट मनी है ये ऑल अलोंग द वे अपने एक्यूमुलेशन करते रहते हैं, और स्पेशली जब पहला सेल ऑफ होता है तो यहाँ ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है, और सेल ऑफ के बाद ज़्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से फ़ौरन प्राइस ऊपर जाती है, फिर मीडिया टेंशन मिलती है, और मीडिया टेंशन के बाद जब प्राइस लगातार बढ़ रही होती है तो फिर इंथुजियाज्म बढ़ता है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो वो NRL का इंथुजियाज्म फेज़ है, जहाँ से पहले मीडिया टेंशन मिली और अब इंथुजियाज्म फेज़ शुरू हो गया है। और अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे मज़ीद प्राइस जब ऊपर बढ़ेगी तो जो लोग यहाँ पे इंथुजियाज्म फेज़ में डर रहे हैं, स्केप्टिक हैं, पब्लिक फिर उसके बाद मज़ीद अगले हफ्ते में जब प्राइस बढ़ेगी तो फिर पब्लिक जंप इन करेगी। जब पब्लिक जंप इन करेगी तो फिर एक ज़बरदस्त पुश मिलेगा प्राइस को, और फिर आगे ग्रीड बढ़ जाएगी। जब ग्रीड तब बढ़ेगी यहाँ पे फिर फोमो एक्टिव हो जाएगा। फोमो का मतलब है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी तो इंथुजियाज्म है, ओवरऑल जनरल पब्लिक जो है वो थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन इंथुजियाज्म में जब नेक्स्ट वीक में प्राइस और बढ़ेगी फिर इसमें मज़ीद पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी, और जब पब्लिक इन्वॉल्व होगी तो ग्रीड बढ़ेगी, और जब ग्रीड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस और अगले 2 हफ्ते में ऊपर, 3 हफ्ते में या आने वाले वक्त में और ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो अगर मैं इसको NRL के रेफरेंस से देखूँ तो मेरा ख्याल है इस वक्त ये मीडिया टेंशन और इंथुजियाज्म के बीच की फेज़ है। अभी फुल इंथुजियाज्म जो है वो नेक्स्ट वीक के बाद देखने में मिलेगा, क्योंकि अभी जो है सिर्फ वो लोग जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं वो इसको देख रहे हैं। जनरल पब्लिक जो ओवरऑल पब्लिक एट लार्ज है वो इसके बारे में अवेयर नहीं है, शायद वो लोग डरे हुए हैं, इसको देख रहे हैं। तो अभी फुल फ्लैश्ड इंथुजियाज्म जो है अभी शुरू होगा आने वाले दिनों में। तो जब इंथुजियाज्म होगा तो मरीज इसमें प्राइस शूटअप करेगी, और फिर जब पब्लिक इन्वॉल्व होगी तो फिर और प्राइस ऊपर जाएगी, और जब ग्रीड आएगी तो यहाँ पे फिर फोमो होगा। फोमो का मतलब है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो लोग जो पहले डरते रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं बाय किया, वो कहेंगे ओहो ये तो सब लोग यहाँ से यहाँ तक इतने पैसे कमा चुके हैं और ये मजीद बढ़ रहा है। और इवन जो पब्लिक जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो भी मजीद अपनी पोजीशंस लेंगे, ग्रीड बढ़ेगी और फिर इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। पर जब प्राइस जो है डिल्यूजन फेज़ में जाएगी, डिल्यूजन का मतलब है खुद फरेबी। खुद फरेबी से ये मुराद है कि इवन दो कि आपको टेक्निकल्स और फैक्टर्स, फंडामेंटल चेंजेस जो शिफ्ट आ रही होती है मार्केट में, वो बता रही होती है कि यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स होनी चाहिए क्योंकि फंडामेंटल चेंज है या फंडामेंटल शिफ्ट है, या मार्केट में ऐसा कोई फंडामेंटल डाटा आ रहा है जो कि आगे नेगेटिविटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं। ये डिल्यूजन फेज़ होती है जहाँ के जिसको खुद फरेबी कहते हैं, और लोग फिर और मजीद वो प्राइस को पुश करते हैं। तो इसको आप KSE के 2016 के बाद की प्राइस को देखें, और फिर 2017 में जब प्राइस टॉप पे गई 53,000 लेवल पे, तो वहाँ से जाके प्राइस ने रिवर्सल शुरू किया। तो ये फिर वहाँ से पैराडाइम शिफ्ट होता है, वहाँ से फिर सेंटिमेंट बदलता है, पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो ये जो स्मार्ट मनी है ये वो इस लेवल पे आके अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं, और आपका जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है वो भी इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुक कर लेता है। लेकिन जो लोग फंसे हुए रह जाते हैं वो पब्लिक है, और जो वो लोग जिन्होंने ग्रीड की वजह से इस लेवल पे बाय किया टॉप पे जाके। जब पैराडाइम शिफ्ट होता है और पहली करेक्शन आती है, इस फर्स्ट स्टेज पे लोग डिनाइल में होते हैं। उनका ख्याल होता है कि थोड़ी सी करेक्शन है और अब ये मजीद प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन चूंकि पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, मार्केट का सेंटीमेंट और फंडामेंटल्स बदल जाते हैं, जैसे आप 2017 को ध्यान में रखें, और वहाँ से जब प्राइस नीचे आती है तो लोग डिनाइल में होते हैं, और फिर जब प्राइस नीचे आके एक पहला लो बनाती है तो लोग उसको प्रीवियस लो के साथ देखते हैं ये कि हायर लो बना हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट में एक फंडामेंटल शिफ्ट आ चुकी है। इसका इल्म स्मार्ट मनी को होता है और फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस को होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंस्टीट्यूशंस भी गलती कर जाते हैं जब तक कि उनके पास स्मार्ट लोग ना हो काम करने वाले। तो इस फेज में जिन लोगों ने टॉप पे बाय किए होते हैं वो इस जगह आके ट्रैप हो जाते हैं अगर उनका स्टॉप लॉस नहीं होता। तो फिर इस फर्स्ट लो के बाद दोबारा जब प्राइस ऊपर जाती है और एक लोअर हाई बनता है, लोग समझते हैं ये रिटर्न टू नॉर्मल है और प्राइस जो है इसके बाद ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और फिर प्राइस दोबारा ड्रॉप करना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ से ऊपर स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस जो है वो निकल गए होते हैं, क्योंकि इस लेवल पे उनको पता होता है कि ऑलरेडी एसेट की प्राइस बहुत एक्सटेंडेड है और एसेट अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन यहाँ से आउट हो गया होता है और मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं। तो फिर जो लोग यहाँ पे बाय करते हैं ये सोचकर कि हमने चूंकि यहाँ पे मिस कर दिया था, हम दोबारा यहाँ पे एंटर होते हैं, तो वो बुल ट्रैप में फंस जाते हैं। इस फर्स्ट सेल में लोग बियर ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी लेकिन प्राइस ऊपर चली जाती है। यहाँ पे वो बुल ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो सोचते हैं कि प्राइस दोबारा ऊपर वापस जाएगी लेकिन प्राइस नीचे आ जाती है। फिर जो ही प्राइस इस लेवल से नीचे आती है तो फिर एक डर का माहौल बन जाता है, फिर लोग फ़ौरन अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देते हैं, लॉसेस बुक करते हैं। फिर प्राइस एक मोमेंटम के साथ नीचे आती है। फिर इस लेवल पे वो लोग जिन्होंने पहले अपने लॉसेस बुक नहीं किए होते वो कैपिचुलेशन का शिकार हो जाते हैं। कैपिचुलेशन से मुराद ये है कि वो अपना हथियार डाल लेते हैं, क्योंकि उनका इतना लॉस हो चुका होता है, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए होते और वो इस चक्कर में कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं कर रहे होते, तो वो फिर कैपिचुलेशन का शिकार हो जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं और फिर मज़ीद प्राइस नीचे आती है, यहाँ से लोग फिर पोजीशंस क्लोज करते हैं।
और जब अपने मीन से नीचे प्राइस जाती है तो फिर एक मायूसी का आलम शुरू हो जाता है। फिर लोग समझते हैं बस अब ये तबाह बर्बाद हो गया, अब ये एसेट दोबारा वापस नहीं आएगा। वो प्राइस बिल्कुल अपने पहले बॉटम से नीचे भी जा सकती है या बॉटम से जाके दोबारा अपने मीन की तरफ आती है। तो मीन जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज होती है। तो मैनिया फेज के बाद जब पैराडाइम शिफ्ट होता है तो ये होता है ब्लो ऑफ फेज। ब्लो ऑफ फेज में जब प्राइसेस बिल्कुल नीचे ड्रॉप होती हैं। तो ये एक जीन पॉल रोड्रिक ने एक थ्योरी पेश की थी। इसको अगर आप किसी भी एसेट के साथ जाके दोबारा मैच करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली 95% ऑफ द टाइम एसेट्स ऐसे ही बिहेव करते हैं, इसी साइकिल में एसेट बिहेव करते हैं। और ये मल्टीपल टाइम्स हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। तो ये साइकिल, बिजनेस साइकिल चलता रहता है। और जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेल ऑफ हुआ तो हो सकता है यहाँ भी सेल ऑफ हो, यहाँ भी सेल ऑफ हो। इस तमाम मैनिया फेज के अंदर सेल ऑफ्स होते रहते हैं। लेकिन जो मेजर पैराडाइम शिफ्ट आता है उसके बाद एक पहला लो बनता है, फिर उसके बाद एक लोअर हाई बनता है और फिर प्राइस नीचे आती है। तो आप इसको किसी भी एसेट के साथ रिलेट करेंगे तो ये 95% ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा। अच्छा, ये जो थ्योरी पेश की थी जीन पॉल रोड्रिक ने, इसकी जो बेस है वो जो सबसे पहले हिस्ट्री में रिकॉर्डेड जो रिसेशन आया था वो 16वीं सदी में आया था। और वो रिसेशन था एक फूल की वजह से, और उस रिसेशन को कहते हैं ट्यूलिप मैनिया। ट्यूलिप जो है वो एक फूल होता है जिसको हम उर्दू में गुले लाला कहते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ। वो ये था कि 16वीं सदी में सुल्तान ऑफ टर्की ने हॉलैंड की जो रॉयल फैमिली थी उसको गुले लाला के कुछ बीज भेजे थे और कुछ फूल भेजे थे। तो वो इतने मशहूर हुए क्योंकि पहले हॉलैंड में वो फूल नहीं था। अच्छा, गुले लाला का ये है कि अगर उसको बीज से बोएं तो 7 से 12 साल के बाद पौधा तैयार होता है। लेकिन अगर उसको अपने बल्ब के साथ, जो कि फूल के नीचे जड़ के साथ एक बल्ब बना होता है, अगर उसके साथ दोबारा ग्रो करें तो वो 1 साल में फूल तैयार हो जाता है। तो उसकी इतनी डिमांड बढ़ी, रॉयल फैमिली ने उसको अप्रिशिएट किया और उसकी इतनी डिमांड बढ़ी कि हॉलैंड में उसको एक लग्जरी आइटम तस्वर किया जाता था 16वीं सदी में। और डिमांड का ये आलम था कि उसकी प्राइस एक वक्त में 4000 फ्लोरेंस तक पहुंच गई थी, जो कि एक स्किल्ड लेबर की पूरे साल की इनकम से ज़्यादा था। और फ्लोरेंस चूँकि उस वक्त सोने के कॉइन होते थे, तो अगर उसको आज के हिसाब से देखें तो एक फूल की कीमत मैक्सिमम जो है वो $7.5 लाख तक भी गई है। एक अच्छे रीजनेबल घर की कीमत से उसकी प्राइस ज़्यादा थी एक फूल की। तो हुआ ये था कि डिमांड इतनी ज़्यादा थी उसकी और ये ग्रो बहुत देर से होता था, तो उसकी प्राइस को रेगुलेट करने के लिए उस वक्त की स्टॉक मार्केट में उसको एज अ कमोडिटी लिस्ट कर दिया गया था। तो चूंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सारे लोग इसको ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। और डिमांड इतनी ज़्यादा थी और डिलीवरी बहुत कम थी, तो लोगों ने इसकी फ्यूचर्स बेचना शुरू कर दी। और जब फ्यूचर्स बेचना शुरू कर दी तो प्राइस और ऊपर बढ़ गई, 4000 फ्लोरेंस तक चली गई, जो कि $7.5 लाख बनता है। एक फूल की कीमत इतनी ज़्यादा। तो फिर ये हुआ कि जब डिलीवरी का टाइम आया तो फ्यूचर्स जो है वो फेल होना शुरू हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। तो फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने बेचे हुए थे वो फिर लोग बैंकरप्ट हो गए क्योंकि उसको डिलीवर नहीं कर पाए, और फिर इसमें एक ज़बरदस्त सेलिंग आई। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन ये थ्योरी पेश की गई, और वो पहला रिसेशन था। आप गूगल में ट्यूलिप मैनिया सर्च करके जरूर इसके बारे में मजीद पढ़िएगा। अच्छा, इसको अगर हम रिलेट करें अपने चार्ट्स के साथ, अच्छा ये एनआरएल का मंथली चार्ट है, तो अगर देखें 2006 से जब से ये एसेट जो है वो लिस्टेड हुआ है तब से इसकी यही मूव बन रही है। एक दफ़ा ये साइकिल हुआ, फिर दूसरी दफ़ा ये साइकिल चला, फिर तीसरी दफ़ा ये एक बड़ा साइकिल था, तो अब दोबारा ये साइकिल शुरू हो रहा है। अगर इसको यहाँ से देखना शुरू करें तो 2015 में जब प्राइस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर की, जो आपका मीन बनता है, तो यहाँ से स्मार्ट मनी इन्वॉल्व थी। तो जो ही फर्स्ट सेल ऑफ हुआ तो यहाँ पे नीचे इंस्टीट्यूशंस ने और स्मार्ट मनी ने दोबारा एक्यूमुलेट किया होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ इन्वॉल्व होगी और इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर यहाँ से उन्होंने एक्यूमुलेट करने के बाद तो प्राइस एकदम ऊपर गई, और यहाँ पे अवेयरनेस फेज शुरू हो जाता है आपका। अवेयरनेस फेज के बाद इंथुजियाज्म लोगों का बढ़ा, इंथुजियाज्म की वजह से प्राइस ऊपर गई, और जो पब्लिक ने इंथुजियाज्म देखा तो यहाँ से फिर पब्लिक भी इन्वॉल्व हो जाती है। जब पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो मजीद ऊपर पुश मिलता है, और फिर इस लेवल पे आगे ग्रीड आ जाती है, जो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि सब लोग यहाँ पे पैसे कमा चुके हैं, आराम रह गए, तो फिर लोग जो यहाँ पे एंटर होते हैं वो ऊपर जाके यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे एंटर हुए होंगे इस जगह पे, वो यहाँ पे ऊपर जाके ट्रैप हो गए होंगे अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे। तो इस लेवल पे आके जो आपने करेक्शन देखी है, मेजॉरिटी स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए होंगे। फिर यहाँ पे जब पैराडाइम शिफ्ट हुआ तो उसके बाद ये पहला मंथ जो है वो डिनाइल का होगा। लोगों ने ये सोचा होगा कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाएगी। डिनाइल के बाद जब ये पहला बॉटम बना तो यहाँ पे फिर बुल्स ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने इस लेवल के साथ यहाँ से अपनी पोजीशंस ली होंगी, तो यहाँ पे बुल ट्रैप बन गया होगा। लेकिन फिर दोबारा प्राइस नीचे आई, जो ही 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे आई तो यहाँ पे फिर फियर स्टार्ट हो गया, और जिनके स्टॉप लॉसेस नहीं थे तो वो लोग लॉस में आ गए होंगे, और फिर इस लेवल पे फियर आ जाता है। फियर के बाद क्योंकि आपके साइकोलॉजिकल इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, लोग जब लॉस में आ जाते हैं तो फिर लॉस पे लोग बैठे रहते हैं अगर आपकी स्टॉप लॉस ना हो, और फिर इस एरिया में कैपिटुलेशन शुरू हो जाती है। लोगों ने अपने हथियार डाल दिए होंगे कि हम बिल्कुल ट्रैप हो गए हैं, अब कोई वे आउट नहीं है। प्राइस मजीद तेजी से नीचे आई, और जो ही प्राइस अपने मीन से नीचे की तो यहाँ पे इस लेवल पे फिर डिस्पेयर आ जाता है मायूसी के, बिल्कुल अब ये खत्म हो गया है, शेयर किसी काम का नहीं रहा।
और लोग जब डिस्पेयर होता है तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी एक हाई से नीचे आया होता है, तो फिर ये डिस्पेयर जोन में चला जाता है, तो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इसके बाद फिर रिवर्जन टू मीन शुरू हो जाता है। तो पिछले साल अगस्त से दिसंबर तक ये रिवर्जन टू मीन था, लेकिन फिर नीचे कोविड आ गया, प्राइस ने दोबारा डिप ली और फिर रिवर्जन टू मीन है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व थी, इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और इस लेवल पे आके ये ऑलमोस्ट रिवर्जन टू मीन है। और रिवर्जन टू मीन के साथ ये फर्स्ट सेल ऑफ हुआ है। फर्स्ट सेल ऑफ में जितने भी जो बेयर थे वो मार्केट से निकल गए, इंडिविजुअल्स मार्केट से निकल गए, बेयर यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे क्योंकि फ़ौरन प्राइस ऊपर गई। जिनके स्टॉप लॉस नहीं होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, और ये जिन्होंने यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल करने की कोशिश की होगी वो लोग ट्रैप हो गए होंगे। और चूँकि स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है, और अब मीडिया टेंशन के बाद इसको अर्ली एंथुसियाज्म फेज़ है। तो मैं इसको अर्ली एंथुसियाज्म फेज़ समझ रहा हूँ। अब इसमें मजीद एंथुसियाज्म बढ़ेगा जब प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि रिवर्जन टू मीन के बाद एज पर द थ्योरी ये अर्ली स्टेजेस में है। फर्स्ट सेल ऑफ के बाद अब ये अवेयरनेस फेज़ में जब इसको थोड़ी सी मीडिया टेंशन मिली है तो प्राइस ऊपर जा रही है। तो अब इसमें मजीद एंथुसियाज्म बढ़ेगा, एंथुसियाज्म के बाद इसमें और पब्लिक इन्वॉल्व होगी, फिर ग्रीड बढ़ेगी और फिर मजीद इसको पुश मिलेगा। तो ये अपना ये लेवल हाई टेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद फिर पैराडाइम शिफ्ट आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस थ्योरी को अगर देखें तो प्राइस इस रिकवरी जोन में आ रही है, और हो सकता है बीच में आप थोड़ी थोड़ी इसमें करेक्शन देखें, लेकिन प्राइस जो है वो इस रिकवरी जोन में एज पर द थ्योरी, और ये अपना प्रीवियस हाई टेस्ट करेगी और उसके बाद एक फिर पैराडाइम शिफ्ट आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो प्राइसेस अभी आप देख रहे हैं इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको प्रॉपर्ली मैनेज करके पोजीशंस लेने की ज़रूरत है। अगले आने वाले दिन में जैसे कि आउटलुक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, और मैं 58,500 और उसके बाद 75,000 का एरिया भी जो देख रहा हूँ एलियट वेव सुपर साइकिल पे, या फिर प्रीवियस वीक में वीडियोस देखी हूँ जहाँ पे वीकली बेस पे कप एंड हैंडल बन रहा है, तो मेरी अर्ली जो प्रेडिक्शन है कि S&P की वो 58,500 है और उसके बाद 75,000 है। तो उसको देखते हुए एज पर दिस थ्योरी जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रही है तो ये ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगी, क्योंकि ये अर्ली इंडिकेशन है कि ऐसी इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और इसको देखते हुए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, स्केप्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पोजीशंस को मैनेज करने, डिप्स पे बाय करने। जिस तरह अगर यहाँ से डिप आती है इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 290 का एरिया है, या उससे भी ज़्यादा पीछे चले जाता है 280 का एरिया है, वो एक ज़बरदस्त एरिया हो सकता है फॉर री एंट्री। तो इसमें डिप्स आएंगी, डिप्स को बाय करना है, और सिर्फ ऊपर जाकर जो ग्रीड जोन है या जहाँ पे फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको अवॉइड करना है ताकि आप पैराडाइम शिफ्ट के बाद यहाँ ट्रैप ना हो जाए। तो इस वक्त इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगर इसको मैं एक और स्क्रिप्ट के साथ रिलेट करने की कोशिश करूँ तो वो बेस्ट स्क्रिप्ट बनता है हैस्कोल का ये मंथली चार्ट है। उसी तरह आप देखें स्टेल्थ जोन, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट सेल ऑफ, फिर अवेयरनेस, एंथुसियाज्म, फिर एक और सेल ऑफ है, फिर पब्लिक इन्वॉल्व होती है, मजीद शूट अप करती है, ग्रीड फैक्टर शुरू होता है, यहाँ से इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी आउट हो जाती है, लोग ग्रीड की वजह से इसको दोबारा बाय करते हैं, फिर पैराडाइम शिफ्ट होता है, प्राइस नीचे आती है, फियर फैक्टर शुरू हो जाता है, साइकोलॉजिकल लोग जो ट्रैप हो गए हैं यहाँ पे वो लोग सेल करना शुरू करते हैं, पैरा लो बनता है, यहाँ से बुल्स दोबारा बाय करते हैं और वो समझते हैं कि इस रिटर्न टू नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे बुल ट्रैप हो जाते हैं। जो इन 20 डे मूवमेंट से प्राइस नीचे आती है तो फिर कैपिचुलेशन जोन में चले जाते हैं, और कैपिचुलेशन जोन के बाद फ्री फॉल ऑफ सेलिंग होती है और फिर नीचे आके डिस्पेयर जोन में चले जाते हैं, फिर रिवर्जन टू मीन होता है, लेकिन कोविड आ जाता है, कोविड के बाद फिर अब रिवर्जन टू मीन आ रहा है। तो जो ही प्राइस रिवर्जन टू मीन करेगी ऑलमोस्ट इसका जो अच्छा एरिया बनता है वो 34-35 बनता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एज लॉन्ग एज प्राइस स्टेज इन दिस जोन, जब ये 20 डे मूविंग एवरेज इसकी नीचे आके फ्लैट होगी, यहाँ से नीचे आके फ्लैट होगी और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ेगी, तो वो बेस्ट टाइम होगा बाय करने के लिए, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मनी भी इन्वॉल्व होगी, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होगा। तो इस अर्ली स्टेज पे जब आप बाय करेंगे तो फिर यू कैन गो फॉर अ लॉन्गर राइड। तो अभी देखें तो ये इसमें प्रिपरेशन जोन में है और NRL जो है ऑलरेडी इस जोन में आ चुका है। तो ये था आज की थ्योरी। इसको अगर आप किसी भी एसेट के साथ रिलेट करें, कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देख लें मंथली बेसिस पे, तो वो वैसे ही चल रहा है। तो जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चंस किया कि इसकी प्राइस के बारे में मेरा क्या ख्याल है, तो उसी वजह से आज मैं इसको सोचा कि इसको मैं ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको रिलेट करके दिखाऊं कि मार्केट इस वक्त किस तरफ जा रही है। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ जो कि इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं उनके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें कि उसमें आपको डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह फ्राइडे का जो रिव्यू है उसको मैं लेटर ऑन टुडे करूँगा या टुमारो डेफिनेटली इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।